हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग या जो सैम्पलिंग होती है प्रतिचयन, उसके प्रकारों को कवर किया है। सैम्पलिंग्स के टाइप्स को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि प्रतिचयन या सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है। सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप और सैंपल टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। हम सैम्पलिंग का मतलब जो होता है, हमें एक ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करना होता है किसी पर्टिकुलर कुछ जो रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उनके बेसिस पे जो कि एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। और हमने जो हमारा सैंपल होना चाहिए उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उसके कुछ गुड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए गुड सैंपल के, वो देख सकते हैं। तो सैम्पलिंग का मतलब यही हो गया कि पॉपुलेशन में से, एंटायर पॉपुलेशन में से जब हम कुछ उसके पार्ट को सेलेक्ट करें जो कि एक रिप्रेजेंटेशन हो उस पूरी पॉपुलेशन का, या वो पार्ट उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, वही तकनीक या वो टेक्निक्स हमारी सैम्पलिंग कहलाती हैं। और उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। टू टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हिंदी में संभाविता प्रतिचयन बोला जाता है। सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको गैर संभाविता प्रतिचयन बोला जाता है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब होता है चांसेस ऑफ सिलेक्शन, कि किसी भी जो एलिमेंट्री यूनिट है उसके क्या चांसेस हैं जो हमारी एंटायर जो हमारा सैंपल है उसमें सेलेक्ट होने के एंटायर पॉपुलेशन में से, वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो कि उस संभाविता पे डिपेंड रहती हैं, जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड रहती हैं, या जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है सभी सैंपल्स की, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं होती, वो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। इसको और आगे हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या संभाविता प्रतिचयन। इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इसलिए क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। जो सैंपल यूनिट्स होती हैं उनका रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। कोई निर्धारित मानक नहीं होते, बस रैंडमली हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिट्स को। ईच इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ फिक्स्ड, नोन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। अभी हमने कहा कि निर्धारित मानक नहीं होते। निर्धारित मानक का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरे जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ एरिया, स्पेसिफिक एरिया में से ही पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना है, ऐसा हम कुछ फिक्स नहीं होता। बट फिक्स ये होता है कि हमें एंटायर पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना सैंपल लेना है। और सभी जो सिलेक्शन होता है उन सिलेक्शन की हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि हर एक यूनिट को हम इक्वली पूरी पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सेलेक्ट होने की उस सैंपल में। हम किसी भी यूनिट को या जो हमारा इंडिविजुअल्स हैं उनको किसी भी तरीके से रोकेंगे नहीं कि हम उन्हें सैंपल में सेलेक्ट ना करें। यहाँ पर कोई बाइसनेस नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ बाइसनेस होती है जो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल। ये रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल यही होता है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी फैक्ट पर बेस होके कोई अपना सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कुछ टेक्निक्स हैं उन्हीं के थ्रू हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस। जो बाइसनेस आ जाती है सैंपल सिलेक्शन के टाइम पे, अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ किया जा रहा है, रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर पूरी पूरी संभावना है कि हम बाइसनेस को दूर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एंटायर पॉपुलेशन है हमारे पास, कुछ बॉल्स हैं या कुछ भी आप इन्हें समझ लीजिए, एलिमेंट्री यूनिट्स हैं। अगर हमें इसमें से कोई सैंपल लेना है तो हम कैसे भी करके कहीं से भी एक एक यूनिट उठा सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी फिक्स नहीं किया कि ब्लैक बॉल नहीं लेना, हमें ब्लू बॉल के इतने ही लेने हैं, या कोई एरिया हमने फिक्स नहीं किया, जैसे कि हम बता दें कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हम केवल इस एरिया में से ही हमें सैंपल लेना है, या येलो बॉल्स को नहीं लेना है, या येलो बॉल में से 2 बॉल लेनी है। ऐसा हमने कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप हो गया कि हमने रैंडमली जो भी हमारे को समझ में आया हमने यहाँ पर वो ले लिया। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सबको इक्वल चांस दिया। यहाँ पर इक्वल चांस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 90 या 100 बॉल्स है, तो 100 बॉल में से ये ब्लू बॉल है, इसके सिलेक्शन का भी चांसेस 1/100 है
कि 100 में से अगर हम एक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो सभी के सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पर 1/100 है। हम यहाँ पर कुछ भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं करके चलते हैं, इसलिए ये जो है प्रोबेबिलिटी वो रहती है, इसलिए इसको हम रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत डालते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या गैर संभाव्यता प्रतिचयन, इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रैंडमाइजेशन जो होता है प्रिंसिपल वो वर्क नहीं करता। देयर इज नो स्पेसिफिक चांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी पार्ट ऑफ द सैम्पल, यहाँ कोई स्पेसिफिक चांस नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल को सैंपल में लेने का। स्पेसिफिक चांस जैसे अभी हमने बताया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अगर 100 का सैंपल 100 की पॉपुलेशन है, उसमें से हर एक को सेलेक्ट करने के हमारे पास चांसेस 1/100 है, हर एक की प्रोबेबिलिटी सैंपल में आने की 1/100 है। ऐसे ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक की प्रोबेबिलिटी सैंपल में आने की सेम नहीं होती। हम वहाँ पर कुछ भी क्राइटेरिया बना के चल सकते हैं कि जैसे हमें रेड बॉल को नहीं लेना है या हमें येलो बॉल में से 2 बॉल्स तो लेनी है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। All the individuals of the universe are not given an equal chance to be part of the sample। इसका भी मीनिंग वही हुआ कि जो यूनिवर्स माने जो पॉपुलेशन है उसकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको इक्वल चांस नहीं दिया जाता। चांस का मतलब है प्रोबेबिलिटी, कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है सैंपल में आने की वो सेम नहीं होती। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी अटैच टू द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, और यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं होती जो यूनिट्स हैं पॉपुलेशन की उससे। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारी ये पॉपुलेशन है, इसमें से हम ये बोल दें कि हमें केवल ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू या ऐसे करके जो कलर है उन्हीं में से हमारे को सैंपल लेना है, तो सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने जो सैंपल लिया, ग्रीन के भी 3 लिए, जो येलो थे उनके भी 3 लिए एंड ब्लू के 4। अगर हमारा कुछ ऐसा क्राइटेरिया हमने बना दिया कि इन कलर के हमें स्पेसिफिक नंबर तो सैंपल में होने ही चाहिए या स्पेसिफिक % होने चाहिए, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो गई सभी बॉल्स के सेलेक्ट होने की, हर एक अलग अलग कलर के अलग अलग यूनिट्स के बॉल के सेलेक्ट होने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को हमने इक्वल चांसेस नहीं दिए, सभी यूनिट्स के सेलेक्ट होने के यहाँ पे चांसेस डिफरेंट थे, तो ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट से या राइट साइड से ही हमें यूनिट को सेलेक्ट करना है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इस टाइप का जो सिलेक्शन होता है वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। जो भी सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर कोई रिसर्चर यूज़ कर रहा है तो वो डिपेंड करेंगे सब्जेक्टिव जजमेंट, उस रिसर्चर का जो खुद का जजमेंट होगा उस पर। कोई और रिसर्चर कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को किसी और तरीके से यूज़ कर सकता है, तो ये वेरी कर सकते हैं, इसलिए ये खुद रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन कर रहा है सैंपल का, वो उसकी यूनिट्स का सिलेक्शन वो किस बेसिस पे कर रहा है। Selection depends on the assumption that the characteristics are evenly distributed within the population। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वहाँ पर ये सोचा जाता था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरी पॉपुलेशन में वो सभी में अलग अलग हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी और वहाँ पर हम सिलेक्शन करते थे सभी का रैंडमली, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अजम्पशन ये बना के चलते हैं दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द पॉपुलेशन, की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से बिखरे हुए हैं। पर उसके साथ में ऐसा हमारे साथ नहीं होता, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोई भी ऐसा, अगर हम क्लास के बच्चों की बात करें तो कुछ एवरेज मिलेंगे हमें, कुछ बिलो एवरेज, कुछ हायर एवरेज, या फिर अगर हाइट की उनकी बात करें तो कुछ की हाइट कम होगी, कुछ एवरेज हाइट के मिलेंगे, कुछ बहुत बच्चे होंगे जिनकी हाइट ज़्यादा मिलेगी। तो हम अगर हाइट के बेसिस पे किसी का सिलेक्शन करना है तो हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास अलग अलग हाइट के बच्चे आ जाएंगे। बट अगर हमने यही बच्चों को उठा दिया कि फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए बच्चे हमारे पास आ जाएं, हमारा सैंपल हो गया,
या केवल लास्ट बेंच के बच्चे हैं वो हमारे पास आ जाए, ये हमारा सैंपल हो गया। तो इस टेक्निक में हमने क्या यूज़ किया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम फर्स्ट बेंचेस को उठा रहे हैं तो नॉर्मली जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ पर छोटे बच्चों को आगे बिठाया जाता है, ज़्यादा हाइट वाले बच्चों को पीछे बिठाया जाता है। अगर इस तरीके से हमने अपना सैंपल सिलेक्शन किया, फिक्स कर दिया ना कि आगे वाले बच्चे या पीछे वाले बच्चे, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट सैंपल नहीं मिल रहा। पर अब इसी में देखिए जो रिसर्चर है उसने ये अज्यूम किया कि एंटायर पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समान रूप से विद्वान हैं। पर यहाँ पर क्या था, फर्स्ट जो रो थी वहाँ पर छोटे बच्चे थे एंड लास्ट वाली रो में जो थे लंबे बच्चे थे हाइट के अकॉर्डिंग। तो जो सैंपल सिलेक्शन हुआ वो फेयर सैंपल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए इस टाइप की जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वहाँ पर हम सैंपल तो ले लेते हैं बट उनका जो जनरलाइजेशन होता है, देयरफॉर द कंक्लूजन ड्रॉन by the sampler cannot be inferred from the sample to the whole population। तो यहाँ पर जो हम जनरलाइजेशन करते हैं, जो भी हमारे कंक्लूजन किसी भी रिसर्च से ड्रॉ होते हैं, वो हम होल पॉपुलेशन पे उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। बट फिर भी बिहेवियरल साइंसेज में काफ़ी सारी लिमिटेशंस के कारण, क्योंकि हम इतने एंटायर पॉपुलेशन पे जो है वर्क नहीं कर सकते, रैंडमली सिलेक्शन भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कुछ टेस्ट को करने के लिए, कुछ रिसर्च के रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स का यूज़, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। हमने अभी आपको 2 टाइप्स की सैम्पलिंग टेक्निक्स बताई। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जिसको हिंदी में संभाविता प्रतिचयन विधि, एंड सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको बोलते हैं गैर संभाविता प्रतिचयन विधि। तो फर्स्ट थी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनके भी कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं सैंपल सिलेक्शन की। तो देखिए पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स को देखते हैं। फर्स्ट होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको सामान्य यादृच्छ प्रतिचयन बोलते हैं। सेकंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसको व्यवस्थित प्रतिचयन बोलते हैं। थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसको स्तरित प्रतिचयन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको सामूहिक प्रतिचयन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जिसको बहु अवस्था प्रतिचयन बोला जाता है। एंड जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग या सुविधानुसार प्रतिचयन। सेकंड कोटा सैम्पलिंग, कोटा प्रतिचयन। नेक्स्ट जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको सउद्देश्य प्रतिचयन बोला जाता है। नेक्स्ट होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको बर्फ गेंद प्रतिचयन जो है हिंदी में हमें मिला है ये बोला जाता है। इनके अलावा भी कुछ और सैम्पलिंग होती हैं, जैसे कि एरिया सैम्पलिंग एंड और जो है हमारी एरिया के बेसिस पे ही इसमें हम सिलेक्शन करते हैं। कुछ होती है डबल और रिपीटेटिव सैम्पलिंग। इसके अलावा कुछ और जो है वो है हमारी इवेंट सैम्पलिंग, कंटिजेंसी सैम्पलिंग। तो इस टाइप की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, बट जो मेन टेक्निक्स हैं वो हमने आपको इस यहाँ पर जो चार्ट बना के दिखाया है उसमें कवर किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम आपको इन सभी सैम्पलिंग टेक्निक्स को अलग अलग करके बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं या कैसे सैम्पलिंग करते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आप उसका आंसर इजीली दे सकें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे डाउट्स का आंसर देने का ट्राई करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, हमने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।